नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 17 जून 2021 है और आज की महत्वपूर्ण खबरों को और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक का मतलब ऐसे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं ये करंट से रिलेटेड हो। तो राजा पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजा पर्व नाम का एक त्यौहार है जो एक राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? इज इट सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़? तो सही इसका आंसर है, राइट आंसर वुड बी ओडिशा। ओडिशा में ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वो भी कब? मानसून आने से ठीक पहले। ठीक, मानसून से जस्ट पहले ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसका एक कारण है। उनका मानना होता है कि जो ये मदर अर्थ है, देखिए क्या होता है, जो मदरहुड होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मदरहुड का मतलब मातृत्व। मातृत्व होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक धर्म। तो मासिक धर्म जिसे रजस्वला भी कहा जाता है, अगर वो नहीं होता है तो वो मदरहुड डेवलप नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे महिला के अंदर ये गुण है तो वो पृथ्वी के अंदर भी ये गुण देखा जाता है। इसीलिए पृथ्वी माँ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को फिगर आउट करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए ये किया जाता है। उनका ये मानना है जब ये त्यौहार मनाते हैं तब जाके मानसून अच्छा होगा और फसल भी अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? तो मदर अर्थ मेंस्ट्रुएट्स एंड प्रिपेयर्स हरसेल्फ फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ विद द अराइवल ऑफ मानसून। वही है कुल मिला के। इतना पता होना चाहिए, विमेन हट को सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ से रिलेटेड है, पृथ्वी से रिलेटेड है और उड़ीसा में मनाया जाता है। बस इतना याद होना चाहिए। दूसरी बात, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, जो पिछले 5 कार्यकाल से लगातार बने हुए हैं। ठीक है, 5 कार्यकाल इन्होंने मतलब 4 कंप्लीट कर लिया है और 5वां ये लागू 5वें पे चल रहे हैं और इनके राज्यपाल हैं गणेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्दालू नामक आम जिसको अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है वह किस राज्य का है? या ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जर्दालू आम को जो जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के लिए दिया गया है? जीआई टैग क्या होता है? इसे हिंदी में भौगोलिक संकेतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? भौगोलिक संकेतांक। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं जोग्राफिकल इंडेक्स। क्या कहा जाता है? जोग्राफिकल इंडेक्स या इंडिकेशन भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्या है इसके बारे में ये भी जानेंगे। पहले ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जर्दालू नामक आम जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ कौन से राज्य से संबंधित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार। बिहार में ये विशेष प्रकार का आम पाया जाता है। क्यों चर्चा में, ये देख लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज टू यूके। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जर्दालू नामक आम को कहाँ भेजा जा रहा है? यूके भेजा जा रहा है। ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है जर्दालू नामक आम। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जीआई सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? जीआई का फुल फॉर्म हमने आपको अभी बताया, क्या? जोग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है, जोग्राफिकल इंडेक्स ये क्या है देखते हैं। जीआई सर्टिफिकेशन एस्टैब्लिशेस दैट अ प्रोडक्ट प्रोसेसेस सर्टेन product possesses certain qualities that can be attributed to its geographical origin. Similar items from different geographical locations are legally not allowed to use the GI tag। मतलब समझिए, कोई जो प्रोडक्ट है, कोई भी उत्पाद है, तो चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो कृषि से प्राप्त होने वाली वस्तु या गैर कृषि भी हो, अगर वो किसी खास क्षेत्र में पैदा की जा रही, किसी खास क्षेत्र में, समझ में आए, तो उस क्षेत्र पर इसका विशेष अधिकार है और एक तरह से पेटेंट की तरह है। एक तरह से समझिए, जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, मैं चाहता हूँ उसका औद्योगिक इस्तेमाल या इंडस्ट्रियल यूज़ मेरे इजाज़त के बगैर ना हो, जिससे मुझे मॉनेटरी लाभ मिले। तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। किसी खास क्षेत्र की उत्पादित होने वाली किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कोई अन्य क्षेत्र उसको नहीं उगा सकता है, उसको पैदा नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो फिक्स हो जाता है। अब वो जो उत्पाद वहाँ पर उत्पादित हो रहा है उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, आयात किया जाएगा, रोजगार जनरेट होगा। तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो जोग्राफिकल इंडेक्स को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई चटाई है, मान लेते हैं चटाई कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में रीवा है। मान लेते हैं कि रीवा में एक खास प्रकार की चटाई बनाई जा रही है और ये सैकड़ों वर्षों से बनाई जा रही है। तो अगर रीवा के लोग अगर चाहते हैं कि ये चटाई उसके नाम पे फिक्स हो जाए तो इसको जीआई
इंडेक्स लेना पड़ेगा। अच्छा, जीआई इंडेक्स ऐसे नहीं है मुँह उठा के किसी को मिल जाएगा, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कुछ उसको प्रूफ चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है, तब जाके भारत सरकार आपको जीआई टैग देती है। तो इसी तरह से एक जर्दालू किस्म की आम होती है जो बिहार के भागलपुर ज़िले में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? भागलपुर ज़िले में। तो भागलपुर को यानी बिहार में इसको जीआई टैग दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ होगा। और वो अब इस प्रकार अब कहाँ भेजा जा रहा है? यूके। तो हुआ क्या है, किसी भी खास चीज़ को एक्सपोर्ट करना है या करना है, सॉरी एक्सपोर्ट करना है यानी जो है निर्यात करना है, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लेता है एपिडा। क्या लेता है? एपिडा। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक तरह के डेवलपमेंट अथॉरिटी। किस तरह का? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मुख्य काम है जो प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी कि फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण। कोई भी कच्चा आइटम उसको वैल्यू देकर कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया जाए, तो अगर उसको निर्यात करना है तो उस निर्यात से संबंधित जितने भी समस्या हल करने के लिए एपेडा का गठन किया गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एपेडा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1986। एक्चुअली हुआ क्या है कि एपेडा ने ही अलाउ किया है कि भाई जर्दालू को आप एक्सपोर्ट कीजिए। समझ में आया? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था ने मतलब ये इजाज़त दी है? तो एपेडा ने किया है। क्लियर है? बस इतना ही समझ लीजिए। बाकी जो चीज़ मैंने समझा है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अब भारत रत्न व पद्म पुरस्कारों के समानांतर अपने राज्य के नागरिकों को पुरस्कार प्रदान करेगा? मतलब जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न व पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी तरह से असम रत्न, सॉरी राज्य पोली दिया, सही आंसर इसका क्या है? असम। तो असम क्या करेगा? अपने नागरिकों को उल्लेखनीय सेवा देने के लिए असम रत्न और असम भूषण प्रदान करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे भारत रत्न पद्म भूषण, वैसे असम रत्न और असम भूषण दिया जाएगा। जो भी नागरिक इस तरह के अच्छे काम करेंगे, जैसे कि साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में, इस तरह के क्षेत्रों में अगर बेहतर कार्य करते हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है? प्रश्न क्या है? असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को अपना संस्कार स्थापित करेगा, ये अपना पढ़ लीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं, अभी रिसेंटली बने। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। समझ में आ गया? असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। एक और चीज़ है, भारत रत्न जो दिया जाता है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, भारत में भारत रत्न देने की परंपरा शुरू हुई थी 1954 में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि पहला भारतीय कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया? दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था? ठीक है, प्रथम। और दूसरा एक प्रश्न है कि पहला भारत रत्न, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। पहला भारत रत्न किसको मिला था ये आपको बताना है, और पहला विदेशी जिसको भारत रत्न मिला ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, मुझे इतना कुछ खास दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि अगर आप कमेंट करेंगे, आप लोग सर्च करेंगे तो खुद ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी खास राज्य में स्थापित हो रहा है और उस राज्य का ये सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट है। हाइडल प्रोजेक्ट मतलब जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना मतलब पानी के बहाव के इस्तेमाल से पानी के बहाव को रोक कर डैम बनाया जाएगा, फिर डैम को फिर धीरे धीरे यहाँ पर उस पानी को फ्लो को छोड़ा जाएगा, और फ्लो छोड़ने के कारण क्या होगा, उसमें स्ट्रीम आएगा। स्ट्रीम मतलब धारा बहुत तेज प्रवाहित होगी, तो वहाँ पर यहाँ पर टरबाइन लगा देंगे, तो टरबाइन क्या होगा, धारा के प्रवाह से लगातार घूमने लगेगा। जब कोई टरबाइन 220 वोल्ट पर घूम जाता है तो उससे बिजली जनरेट हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है जल विद्युत, यानी पानी से बिजली बनाने की जो प्रक्रिया होती है। तो किस राज्य में ये डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कोसी नदी की पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कोसी। कोसी को क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार का मतलब बिहार का शोक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी कहाँ बहती है? बिहार राज्य में बहती है। बिहार राज्य में क्यों इसे शोक का नदी कहा जाता है भैया? क्योंकि ये लगातार बाढ़ लाती है। ठीक है, अभी ये इसकी लोकेशन क्या है ये भी देखें। इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बताता रहता हूँ आप नोट करते रहा करें। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? ह्वांगहो।
वहांगहो जो वहाँ की सबसे बड़ी नदी है उसको चीन का शोक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बिहार का हो गया। ठीक है, देख लेते हैं न्यूज़ को कि कहाँ पे है न्यूज़। हाँ, बिहार साइंस MOU फॉर मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद NHPCL। NHPCL का मतलब होता है नेशनल हाइड्रल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक तरह का PSU है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक सार्वजनिक उपक्रम है जो जल से बिजली बनाने का काम करती है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी उसको हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जल विद्युत बनाने का काम करती है। और जो डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होने जा रही है। इसको स्थापित किया जा रहा है। समझ में आया? कोसी नदी की बात करें, ये रहा कोसी नदी। ये देखिए, ये गंगा नदी है। गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। और बिहार में गंगा की तीन प्रमुख सहायक नदी हैं। इधर से जो आ रही है, ये कौन सी नदी है? ये सोन नदी है। ठीक है, ये पटना में देखो यहाँ पर मिल रही है। एक गंडक है, ये भी पटना पे आके मिल रही है गंडक। और तीसरा है कोसी, ये रहा कोसी। कोसी गंडक ये दोनों हिमालय को पार करके आती है। ये हिमालय पार से आके गंगा में मिलती है। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार के बारे में जानते ही हैं आप लोग? नहीं जानते? बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार जी। और बिहार के गवर्नर कौन है? फगू चौहान। कौन है? फगू चौहान। और बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर नहीं किस क्रिकेटर नहीं क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम को हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए नामांकित किया गया है। मतलब समझ में, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। ठीक है, ये किस देश से संबंधित है? कौन से देश के खिलाड़ी? आपको पता ही होगा। यस, ये बांग्लादेश से संबंधित है। किससे? बांग्लादेश के विकेट कीपर बैट्समैन है। ठीक है, वहाँ के बेहतरीन बैट्समैन में से एक है। लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं है। क्रिकेटर अच्छा है, लेकिन आदमी अच्छा नहीं। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास क्रिकेटिंग स्पिरिट नहीं है। क्रिकेटिंग स्पिरिट मतलब ये बचपना वाला काम करते हैं। जैसे होता है ना गांव में या कहीं पर क्रिकेट होता है, छोटे बच्चे जीत जाते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं, गरियाने लगते हैं। तो इस तरह के कई बार ये प्रकरण में फंसे हैं। जो क्रिकेटिंग एथिक्स है उसके खिलाफ ये काम कर देते हैं। इनकी आलोचना भी कई बार हुई है। फिलहाल वो अलग बात है, लेकिन इनको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है मई में। आपको पता होना चाहिए कि इस बार 2021 से ICC ने एक नया एडिशन शुरू किया है कि प्लेयर ऑफ द मंथ। क्या? प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 से शुरू किया गया कि हर महीने देखा जाएगा कि उस महीने किसी ने खास तरह का अगर प्रदर्शन किया होगा तो उसे प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाएगा। जैसे जनवरी में किसे मिला था? आपको पता होना चाहिए। जनवरी वाला पक्का पता होना चाहिए। ये ऋषभ पंत को मिला था। किसको मिला था? ऋषभ पंत। आपको पता होगा ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में गाबा में जो भारत को ऐतिहासिक टेस्ट जीत दिलाई थी और पूरे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाया था। इसी वजह से ऋषभ पंत को क्या दिया गया था? जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। फरवरी में किसको मिला था? फरवरी में मिला था R अश्विन को मिला था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें जो है अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी। और मार्च में किसको मिला था? मार्च में भुवनेश्वर कुमार को मिला था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे और T20 प्रतियोगिता तो उसमें भुवनेश्वर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो शुरुआत के तीनों पुरस्कार भारतीयों को मिले थे। जनवरी ऋषभ पंत, फरवरी R अश्विन और मार्च भुवनेश्वर। अप्रैल में किसको मिला था? अप्रैल में मिला था बाबर आजम, जो पाकिस्तान के कैप्टन है, बाबर आजम को मिला था। और मई में किसको मिला? मुशफिकुर रहमान। ठीक है, और सिर्फ मुशफिकुर रहीम को भी नहीं, रहीम को ही नहीं, एक और खिलाड़ी है जिनको मिला है, जिनका नाम है कैथरीन ब्राइस। क्या नाम है? कैथरीन ब्राइस। ये महिला क्रिकेटर है। ठीक है, और ये स्कॉटलैंड की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? स्कॉटलैंड एक देश है, UK का चौथा देश है। UK यूनाइटेड किंगडम का ये चौथा देश है। और ब्राइस, बस इतना ही पता होना चाहिए। बाकी ICC के बारे में आपको पता ही है। ICC का गठन कब हुआ था? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? दुबई। और इसका काम क्या है? क्रिकेट से संबंधित सभी तरह के नियमों की समीक्षा करना और नए नियम बनाना, बस यही है। गवर्निंग काउंसिल है एक तरह का। अगला क्वेश्चन है छठा कि हाल ही में भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है। जितने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC के लिए कर रहे हो या MPPSC के लिए कर रहे हो या UP PCS के लिए कर रहे हो, राजस्थान PSC, किसी की बिहार PSC किसके लिए भी कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम में निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है। यह किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है? मैंने कौन सा मंत्रालय इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगा? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी कि उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय। कौन सा है? तो सही आंसर इसका क्या है?
जो है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। समझ में आया? पृथ्वी विज्ञान का मंत्रालय मतलब अर्थ से संबंधित जो साइंस होती है उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड ये मंत्रालय बनाया गया है, उसी दिशा में काम करती है। तो डीप ओशन मिशन क्या है इसको समझ लेते हैं बच्चे। डीप ओशन का मतलब क्या होता है? ओशन आपको जैसे ये सतह है तो आपको पता होना चाहिए कि ओशन की गहराई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? रिसोर्सेस मतलब संसाधन। उन रिसोर्सेस को आज बहुत ही कम मात्रा में टैप किया गया। टैप मतलब उनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, कारण इतनी गहराई में होते हैं, उनको निकालने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बैठेगा। दूसरी बार सस्ती टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या है। लेकिन ओशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस है, और क्या कहते हैं कि जो मिनरल के साथ साथ मेटेलिक रिसोर्सेस है, नॉन मेटेलिक रिसोर्सेस है, बहुत सारी रिसोर्सेस हैं। अब क्या है, भारत सरकार ये चाहती है कि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाए। तो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हाई लेवल की फंड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो है बहुत सारे और भी तरीक़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं सभी तरीक़ों को कंबाइंड फोर्स में यूज़ करने के लिए डीप ओशन मिशन बनाया गया है। समझ में आ रहा है क्या है? बाकी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या है, मैं आपको नक्शल में समझा रहा हूँ। डीप ओशन मतलब कि हम ओशन की गहराई में जाकर जो रिसोर्सेस है उनको कैसे ट्रैक करें, कैसे उनको टैप करें, इसी को लेकर ये मिशन है। क्लियर है? और कौन सी मंत्रालय इंप्लीमेंट करेगा इसे, जो हमने आपको बता दिया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ठीक है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक, ये है। और दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा सागर की गहराई को भी समझ लेते हैं। देखिए, जो आपको सागर ऊपर से दिखाई देता है, एक्चुअल में अंदर से वैसा नहीं है। सागर की जो फ्लोर है, ओशन फ्लोर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सागर का उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरी उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है दो स्थानों की ऊंचाई में जो अंतर होता है उसे उच्चावच कहते हैं, ठीक है। तो ओशन जो फ्लोर है, यानी सागर का जो तल है, ये जो है 4 भागों में मुख्य रूप से बिटा हुआ है। इसका जब सबसे ऊपर भाग जो महाद्वीप के तुरंत बाद शुरू होता है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देख रहे हैं, ये एकदम सागर जस्ट नीचे है, ये महाद्वीप का ही विस्तार होता है सागर की ओर, ठीक है। ये एक्चुअल में महासागर का भाग नहीं, ये महाद्वीप का भाग है, लेकिन महासागर के अंदर पाया जाता है, तो इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। महाद्वीपी मग्न तट, इसे क्या बोलते हैं? मग्न तट बोलते हैं, महाद्वीपी मग्न तट, ठीक है, मग्न तट, तट है मग्न तट, और जलमग्न रहता है इसलिए मग्न तट। दूसरा, जैसे और गहराई की और आगे जाएंगे तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे ढलान आपको शुरू हो जाता है, स्लोप शुरू हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। समझ में आया? ये महाद्वीपी ढाल है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, थोड़ा सा राइज होता है, महाद्वीपी उभार जिसे बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज। और लास्ट में होता है अगाध मैदान, या इसे एबिसल प्लेन कहा जाता है, जो सबसे विस्तृत भाग होता है। अब समझिए, ये 4 चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो महाद्वीपी, आपसे पूछा महाद्वीपी मग्न तट कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? महाद्वीप और महासागर के तुरंत डीप में, मतलब उनको जोड़ने का काम करती है। दूसरा, स्लोप कहाँ पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ और राइज के बीच में। राइज कहाँ पाया जाता है? एबिसल प्लेन के जस्ट ऊपर पाया जाता है। एबिसल प्लेन क्या होता है? एकदम सागर का गहरा मैदान जो होता है, पूरी तरह से मैदान जो होता है। अब समझिए, अगर यहाँ पर कुछ रिसोर्स है तो बह कर क्या होगा, कहाँ जाएगा? यहीं पर जाएगा। और जो डीप ओशन है, यही है डीप ओशन भाग। यहाँ पर जो पेट्रोलियम वगैरह पाए जाते हैं इसको तो हम ट्रैक कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेट्रोलियम है या और भी चीज़ें खनिज हैं, हम उनको निकाल नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, ठीक है। तो इसी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लाया गया है। 7वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस आईआईटी में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ का संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स क्या है, पिछले लेक्चर्स में हमने समझा था, फिर आज समझेंगे। अभी इतना समझिए, ब्रिक्स एक मल्टीनेशनल ग्रुप है। मल्टीनेशनल ग्रुप का मतलब बहुराष्ट्रीय समूह है। इसमें 5 देश हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। कि 5 दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इनका एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। और इन्हीं ग्रुप में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक नेटवर्क स्थापित करके कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, कैसे और बेहतर तरीके से जो है शिक्षा को आगे प्रमोट किया जाए यूनिवर्सिटीज़ में, इसको लेकर सम्मेलन होते रहते हैं। तो इस बार ये सम्मेलन भारत में हुआ है, और भारत के किस आईआईटी ने इसे होस्ट किया है? किसने होस्ट किया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी का जॉइंट सम्मेलन होस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूज़ है, आईआईटी बॉम्बे होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ एज पार्ट ऑफ 13 ब्रिक्स समिट। वही है
13वां है। चीफ गेस्ट कौन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चीफ गेस्ट कौन थे, यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी। समझ में आया, नितिन गडकरी चीफ गेस्ट थे, इन्होंने कुछ बोला होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, बाकी सब चीज़ें वही है जो मैंने बताया आपको। बस इतना पता चाहिए क्या कि कौन चीफ गेस्ट था, नितिन गडकरी जी थे, और IIT बॉम्बे ने होस्ट किया था। और किसका सम्मेलन था, ब्रिक्स यूनिवर्सिटी नेटवर्क का। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया, ये 5 देशों का समूह है, भारत, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका गठन कब हुआ था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका गठन हुआ था जून 2006 में। कब हुआ था गठन, जून 2006 में ये इसका गठन हुआ था। लेकिन इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी 2009 में। गठन हो गया था, लेकिन पहली मीटिंग कब हुई थी, 2009 में हुई थी। क्लियर है, कब हुई थी, 2009। कहाँ पर, याक्तिनबर्ग, इसे क्या बोलते हैं, याक्तिनबर्ग। रशिया में एक जगह है याक्तिनबर्ग करके, वहाँ पे इसकी पहली मीटिंग, पहला सम्मेलन यहीं पर हुआ था। कब, 2009 में। क्लियर है। जब ये पहला सम्मेलन हुआ तब ये ब्रिक कंट्री कहलाती थी, केवल ब्रिक। ब्रिक का मतलब साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में इस संगठन से जुड़ता है। ये किस तरह का संगठन है, 5 दुनिया की जो सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इनका ये ग्रुप है। इनका ये अपने जो जॉइंट इंटरेस्ट होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए बीच बीच में सम्मेलन करते रहते हैं, ठीक है। तो आज 8 क्वेश्चन हो गए, नहीं 8वां क्वेश्चन अभी है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगले 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित तौर पर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अल्बानिया, 3 और 4, 3 और 4, यहाँ 2 और 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 and 3 बोथ, ठीक है। सही आंसर क्या है, ब्राज़ील एंड अल्बानिया। क्या, ब्राज़ील एंड अल्बानिया दोनों को अस्थायी रूप से सदस्यता मिली है। पहले ये क्या है, न्यूज़ समझते हैं। पूरी तरह से समझने के लिए हमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करना होगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन, हमने आपको पिछले कुछ लेक्चर में समझाया होगा, यूनाइटेड नेशन संगठन, इसका गठन कब हुआ था, 1945 में। कब हुआ था, 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसके 6 अंग हैं, हमने आपको बताया था। पहला एक अंग है क्या, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। दूसरा क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तीसरा अंग क्या है उसका, सेक्रेटरीट है। चौथा क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, ICJ है। पाँचवा क्या है, UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। और लास्ट है इकोसॉस यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये सब हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। तो उन्हीं 6 अंगों में एक अंग है क्या, UNSC। अब थोड़ा UNSC के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो है इसका काम है पूरी दुनिया में सिक्योरिटी और पीस को बढ़ावा दिया जाए, सुरक्षा और शांति को प्रमोट करना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके कुल कितने सदस्य होते हैं, 15। कितने सदस्य होते हैं, 15, जिसमें 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। समझ में आया, परमानेंट जो मेंबर हैं उनको P5 कंट्रीज़ कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है P5 कंट्रीज़ किस संस्था से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये P5 में कौन कौन से देश हैं ये अभी हम देख लेंगे। और 10 जो नॉन परमानेंट है यानी अस्थायी हैं, इनको 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। समझ में आया, तो जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 10 के चुनाव होता है, तो ये 10 और ये 5 मिलकर पूरी दुनिया में सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड जो भी मसले होते हैं उसको हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पावरफुल कौन होती है, ये 5। परमानेंट क्यों है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर होता है और इनके पास वीटो पावर नहीं होता है। किसके पास, अस्थायी सदस्यों के पास। यानी अभी जैसे ब्राज़ील को मिला है, तो ब्राज़ील को वीटो पावर नहीं मिलेगा, अल्बानिया को वीटो पावर नहीं मिलेगा, UAE को वीटो पावर नहीं मिलेगा। समझ में, जिन देश जो देश ये 10 यहाँ पे होते हैं उनको नहीं मिलता, इन 5 को वीटो पावर मिलता है। वीटो पावर का मतलब कोई अगर फैसला मान लो यूनाइटेड नेशन ने लिया, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, ये 15 सदस्यों ने मिलकर लिया, किसी एक सदस्य यहाँ पर, जैसे मान लो चीन की बात करें, चीन को वो मामला पसंद नहीं आया तो वो वीटो लगा देगा, तो वो लागू नहीं होगा। तो वीटो पावर का मतलब होता है रोकने की शक्ति। ये 5 देशों को है, इनको नहीं है। तो बहुत सारे देश मिलकर UNSC का आलोचना करते हैं कि भैया जब ये बनाया गया था तब से लेकर अब तक विश्व में बहुत बदलाव हो चुका है, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। वीटो पावर सबको समाप्त कर देनी, या तो समाप्त कर देनी चाहिए या तो इसको इसके दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए, वो अलग विषय है। तो होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो जो 10 अस्थायी सदस्य तो उनको 2 वर्ष के कार्यकालों के लिए बीच बीच में चुना जाता है। तो इस बार किसको किसको चुना गया है, ध्यान दीजिएगा, सारे नाम याद होने चाहिए।
अल्बानिया कहाँ पे है? यूरोप। ब्राज़ील कहाँ? साउथ अमेरिका। गैबन अफ्रीका। घाना अफ्रीका। और यूएई एशिया। तो आप लोग देख रहे हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, ये 4 देशों को 4 महाद्वीपों से प्रतिनिधित्व मिला है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, तो ये ऐसे ही किया जाता है कि जो अलग अलग 5 महाद्वीप हैं, अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दोनों मिलाकर एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर समझा गया है। कहाँ? यूएनएससी में। दोनों को प्रतिनिधित्व एक ही बार मिलता है। समझ में आया? क्लियर है? बाकी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को मिलता रहता है। तो इस बार जो 4 देश, कितने 5 देश हैं, कौन कौन से? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, यूएई, ये 2022 और 23 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये पांचों नाम याद होना चाहिए। अल्बानिया, यूरोप, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, गैबन अफ्रीका, घाना अफ्रीका, यूएई, ये एशिया। ठीक है, इन पांचों को सदस्यता मिलेगी। यानी ये 5 और P5 जो कंट्रीज हैं वो मिलकर सारा एजेंडा तय करेंगे। अब P5 कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। P5 जिन्हें परमानेंट 5 कहा जाता है या बिग 5 भी कहा जाता है, ये कौन कौन से हैं? इसमें है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 जो न्यूक्लियर पावर हैं, इनको ये जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि अब बहुत सारे और भी देश न्यूक्लियर पावर हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, या और भी जो देश हैं जैसे जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये सब भी अपनी परमानेंट मेंबरशिप का दावा ठोकते हैं। हालांकि इनको मिला नहीं, क्योंकि चीन इस सुधार के खिलाफ है। जैसे भारत की बात करें, भारत भी कहता है कि हमें भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, हमें भी, मैं भी, मतलब हम भी डिज़र्व करते हैं। तो उसके परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन फ्रांस ने किया है, रशिया ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। चारों देशों ने मिलकर भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। लेकिन चीन अड़ंगा डाल रहा है। जब तक चीन नहीं चाहेगा तब तक भारत को यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी। चीन का कहना है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है और मतलब उसके अपने एजेंडे हैं। आपको पता है चीन और भारत का कितना बढ़िया रिश्ता है। तो इसी वजह से चीन के अड़ियल रूप के कारण ये सुधार नहीं हो पा रहा है। हालांकि बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो P5 कंट्रीज याद रखिएगा। किससे रिलेटेड? यूएनएससी से। 5 कौन से ये हैं? अभी जो अस्थायी रूप से चुने गए वो भी आपको याद रखना है। क्लियर है? होपफुली थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। आज 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए भैया। अगर व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो भैया वीडियो बनाने कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग देखते हैं तो मुझे भी एनर्जी मिलती है। फिलहाल इतना बहुत है। बाकी PDF आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक से ज्वाइन होकर हमारे कोचिंग के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और वहाँ पर और भी PDF मिल जाया करेंगे। थैंक यू आज के लिए।